गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यू करियर इंडेवर आईआईटी जेम एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर कर्ल और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में स्टडी किया था, आज अपन पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। गॉस लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आज अपना टॉपिक है। वी नो दैट, हम जानते हैं सभी, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो एमर्जिंग फ्लक्स आउट ऑफ द सरफेस, क्लोज सरफेस, एमर्जिंग फ्लक्स फाई इज कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। इट मींस किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम या एप्सिलॉन गुना होता है। इट मींस इफ emerging flux out of the enclosed surface is the multiple of 1 upon epsilon। चार्ज का कितना मल्टीपल होता है या कितना टाइम्स होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि अगर एनक्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलने वाले चार्जेस लेट अस Q1, Q2, Q3, Q4 डैश इस तरह से हैं, तो टोटल चार्ज कितना आएगा अपने पास में, टोटल चार्ज अपने पास आता है Q1 प्लस Q2 मींस वी कैन से दैट कि सम ऑफ ऑल चार्जेस, टोटल जो चार्जेस हैं उनका सम के इक्वल होगा। इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट जो अपने पास में एमर्जिंग फ्लक्स है सरफेस S से, वी नो दैट emerging flux, we know that emerging flux from the surface S, from the surface S से जो emerging flux है उसका मान कितना आएगा, phi equals to closed surface integral E dot dA। मतलब आपके पास में क्लोज सरफेस इंटीग्रल है तो E डॉट dA के इक्वल होगा। इस कंडीशन के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA, इसका मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू कितनी होती है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल्स टू अपने पास में आता है कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन। ये वैल्यू आती है अपने पास में फाई की। इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट है तो इक्वेशन नंबर अपने पास में सेकंड है। सेकंड इक्वेशन के अंदर अपने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू अपने पास होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। But we also know that for an enclosed surface, बंद पृष्ठ के लिए अपन इतनी चीज और जानते हैं कि आयतन इक्वल्स टू अपने पास में क्या होता है, तो आयतन इक्वल्स टू अपने पास होता है चार्ज डेंसिटी, घनत्व इक्वल्स टू होता है अपने पास वॉल्यूम और चार्ज का रेशियो। इट मींस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी या कह सकते हो डेंसिटी, घनत्व क्या होता है अपने पास में, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मतलब चार्ज और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो अपने पास में क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व अपने पास में आवेश और आयतन का अनुपात होता है। घनत्व को अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज अपने पास Q आता है और वॉल्यूम अब V आएगा। लेकिन अगर अपन किसी एक अल्पांश के लिए बात करें, एक स्मॉल पार्ट के लिए बात करें, तो अपन चार्ज तो लेते हैं कितना, dq, और वॉल्यूम लेते हैं कितना, dv। उस कंडीशन के अंदर dq इक्वल्स टू अपने पास आता है रो dv। मींस डिफरेंशियल फॉर्म देखना है कोस क्या, तो अपन जानते हैं फाई इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन होता है, किससे पहले अपन निकाल चुके हैं।
And we also know that according to the Gauss law, emerging flux out of the surface, जो एक बंद पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स का मान कितना होता है, E डॉट dA होता है। उस कंडीशन के अंदर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि E डॉट dA क्लोज सरफेस का मान Q अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल होता है। बट वी आल्सो हैव, अपन ये भी जानते हैं कि डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व का मान अपने पास में आवेश और आयतन का अनुपात होता है, चार्ज और वॉल्यूम का रेशियो होता है। इट मींस रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। सो dq की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, रो dv। इन दिस कंडीशन जो अपने पास q का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहां पर अपन ये कह सकते हैं कि अगर इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहें अपन इसमें, तो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे q की फॉर्म में इसको अपन, ये तो आ गया अपने पास में एक स्मॉल पार्ट के लिए। अगर टोटल देखें चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, q इक्वल्स टू इंटीग्रल dq, क्लोज सरफेस इंटीग्रल dq। और उस कंडीशन के अंदर क्लोज सरफेस इंटीग्रल रो dv, ये आ गया अपने पास में कि q की वैल्यू कितनी आ गई, क्लोज सरफेस इंटीग्रल dq, टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज कंडीशन है, टोटल चार्ज q, dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। इस कंडीशन के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि जो dv अपने पास में इक्वेशन नंबर ये आई है फोर्थ, इसे थर्ड दे सकते हो आप और इसे फोर्थ कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 और 2 के बीच में एक रिलेशन अपन स्थापित कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, 2 के अंदर किस प्रकार से पुट करेंगे कि जो आपके पास सरफेस इंटीग्रल है उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, q की जगह है आप ये मान पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो dv पुट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस एस ई डॉट dA। फिर ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। किस तरह से, क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल 1 अपॉन एप्सिलॉन बाहर, q की जगह अपने पास आ गया क्लोज सरफेस रो dv। तो ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। देन देखिएगा, आपने कहा कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2, आपके पास फाई की वैल्यू आती है क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल्स टू, होता क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन, फिर अपने पास में 1 अपॉन एप्सिलॉन तो एज इट इज वॉल्यूम इंटीग्रल में चला गया, रो dV आ गया। तो इस रो dV को अपन किस प्रकार से चेंज करेंगे, जैसे कि रो dV है तो रो dV इसी इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए, चेंज बाद में करेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा और देखिएगा कि अगर अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करते हैं तो E डॉट dA जो है अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल्स टू आपके पास आ सकता है क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट E और dV। मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA किसके इक्वल होता है, डेल डॉट E dV के इक्वल होता है। अगर इक्वेशन नंबर 5 और 6 का अपन कंपैरिजन कर दें तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 वी गॉट द फाइनल आंसर, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6।
5 एंड 6, 5 एंड 6 को कंपेयर करते हैं, ई डॉट डी ए की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, ये वाली। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर कर दीजिए, दोनों साइड से 1 अपॉन एप्सिलॉन क्लोज सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी दोनों साइड है, तो हट जाएगा अपने पास में। इसका मतलब डेल डॉट ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगी। इसकी और इसकी कंपैरिजन करते हैं, इसकी जगह मान पुट करके, तो उस कंडीशन में इन दोनों का कंपेयरिंग क्या आएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल डॉट ई, और ये आ गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 7, जो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोस लॉ। जो गोस लॉ है अपने पास में, उसका डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। गोस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म निकालने के लिए अपने सबसे पहले क्या किया, गोस के जो नियम है वो अपने को पता है क्या होता है कि फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। इट मींस जो एमर्जिंग फ्लक्स है वो चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होता है। उस कंडीशन के अंदर अपन ने क्या किया था उसके अंदर कि गोस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू होती है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए की इक्वल होती है, जो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन के। बट वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन डीवी। यहां से डीक्यू इक्वल्स टू रो डीवी, और अपन ने क्यू की वैल्यू निकाल ली, जो आपने पुट कहां की, उस इक्वेशन के अंदर जिसमें आपके पास में क्या था, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू की वैल्यू पुट किया, उस कंडीशन के अंदर इक्वेशन नंबर 5 आपको मिल गई, रो डीवी। फिर अगर गोस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो डेल डॉट ई वी और डीवी ये वैल्यू बराबर होती है किसके, ई डॉट डी ए के। ई डॉट डी ए की जगह ये मान रखिए इक्वेशन नंबर 5 में, रखते ही बाय कंपेयरिंग रो अपॉन एप्सिलॉन वैल्यू आती है अपने पास डेल डॉट ई की, जो कि आपके पास गोस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। ये टॉपिक है अपने पास में। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम के बारे में, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स का कर्ल प्रमेय, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपके पास में एक बंद पथ लिया गया है सी, जो इंफिनिटिव या असंख्य अल्पांशों डीसी से मिलकर बना हुआ है। इट मींस ए क्लोज सरफेस सी इज मेड अप बाय द इंफिनिटिव एरिया एलिमेंट्स ऑफ क्लोज पाथ डीसी इन ए वेक्टर फील्ड। मतलब ए आपके पास में कंप्लीट वेक्टर फील्ड है जिसमें आपके पास क्लोज सरफेस सी है, और टोटल डीसी एरिया जो एरिया एलिमेंट्स हैं वो अनंत डीसी एरिया एलिमेंट्स इसमें बना हुआ माना जा सकता है। अगर अपन बात करते हैं कि K टू L जाएं, K से L की तरफ जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर अपने पास में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव आते हैं वेक्टर फील्ड के अंदर। अगर अपन बात करें तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन देखें किस तरह से बात करें। फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल K टू L, क्योंकि इधर तो अपने पास में ये डायरेक्शन है इसकी, तो डायरेक्ट सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के अंदर जो डायरेक्शन है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल A डॉट dl इसका मान पॉजिटिव आता है। ये हमेशा इक्वल होता है किसके, अगर L टू K आएंगे मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाती है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपके पास में नेगेटिव हो जाती है, लाइक दिस नेगेटिव L टू K closed surface A dot dl. It means closed surface integral K to L A dot dl plus closed surface integral L to K A dot dl equals to 0। इसका मतलब अगर अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का अगर अपन सम निकाल लें किसी भी पर्टिकुलर क्लोज पाथ एरिया एलिमेंट के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर
उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है अपने पास में, 0 वैल्यू आती है। या यूं कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्शंस में अगर अपन वेक्टर फील्ड के लिए निकालें तो दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, रीजन नेगेटिव साइन। सो वी कैन से दैट क्लोज सरफेस इंटीग्रल सी ए डॉट डीएल किसके इक्वल हो सकता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीसी, एरिया एलिमेंट के लिए आ गया, और किसके इक्वल होगा, सम ऑफ डीसीज। कैसे, मतलब एक डीसी के लिए ले लिया, दूसरे के लिए ले लिया, सभी जो डीसीएल इसके अंदर टोटल जो एरिया एलिमेंट्स हैं उसके द्वारा जो टोटल निकलेगा उन टोटल का सम अगर अपन कर देते हैं तो अपने पास कुल या टोटल इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ए डॉट डीएल के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास आ गया ए डॉट डीएल। अगर अकॉर्डिंग टू कर्ल डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू कर्ल डेफिनेशन, कर्ल की परिभाषा के अनुसार देखें तो कर्ल की डेफिनेशन अपने को क्या कहती है कि कर्ल ए एन कैप, कर्ल ए का मान अगर अपने को निकालना है तो उस कंडीशन कर्ल ए एन कैप, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आती है, एन कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और कर्ल ए इसकी टोटल वैल्यू है। तो लिमिट डी ए टेंड्स टू 0, और इसको कहते हैं 1 अपॉन डी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीसी ए डॉट डीएल। ये आ गया अपने पास में कर्ल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे कि कर्ल ए का जो मान इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल का मान है वो कर्ल ए एन के डीए के इक्वल होगा। कैसे, जैसे कि इसको इधर लेके आ जाते हैं अपन, तो क्या आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीसी ए डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास में, कर्ल ए एन कैप डॉट डीए, और एन कैप डॉट डीए आपके पास में रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ऑफ डीए को, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन कैप डॉट डीए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन कैप डॉट डीए किसके इक्वल होगा, वेक्टर ऑफ डीए के। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डीएल वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, कर्ल ए और वेक्टर ऑफ डी, वैल्यू आ गई कितनी, कर्ल ए वेक्टर ऑफ डी इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीसी ए डॉट डीएल की वैल्यू। अब इस इक्वेशन को अगर अपन ऊपर जो इक्वेशन लिया था समेशन ऑफ ए डॉट डीएल यहां पर अगर पुट कर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर देखिए, फ्रॉम अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में पुट करते ही अपने पास में क्लोज सरफेस इंटीग्रल आ गया, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल सी ए डॉट डीएल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, देखिएगा समेशन तो आएगा ही आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीसी आ गया, और वैल्यू कितनी आ गई अंदर, कर्ल, इसका तो अपने को वैल्यू रख दिया ना क्लोज सरफेस इंटीग्रल का, तो वैल्यू आ गई कर्ल ए डी ए, ये वैल्यू आ गई अपने पास में कंप्लीट, कर्ल ए डी ए, और कर्ल ए डी ए, इसे आपको इक्वेशन दे दीजिए एक बार, फर्स्ट या सेकंड जो भी हो। मान लीजिए आपने इसको कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर आपके पास, कर्ल ए डी ए इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट है। उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कहेंगे,
अगर अपने पास में ये जो समेशन है ये डीसी पाथ क्लोज पाथ से रिलेटेड है, क्लोज पाथ से रिलेटेड है, इसका मतलब ये सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं नॉर्मली कि अपने पास में जो समेशन है क्लोज पाथ डीसी, इसको सरफेस में चेंज करेगा। सरफेस ही तो हुआ ना क्लोज पाथ डीसी, जो अपने पास में डीसी डीसी से मतलब बना हुआ है, उसको सरफेस इंटीग्रल के रूप में अगर अपन चेंज करना चाहें तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में जो एरिया आएगा डीए, उस डीए एरिया का मान क्या होगा, शून्य होगा। और शून्य होगा तो इसका मतलब अपन इसको क्लोज पाथ के बजाय इसकी वैल्यू इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए डॉट डीएल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस कर्ल ए डी। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। कैसे? क्योंकि अगर अपन क्लोज पाथ की बात करते हैं या जो एरिया एलिमेंट डीसी है अपने पास में उससे क्लोज्ड एरिया डीए का मान लगभग जो है वो शून्य के आसपास होता है। डीसी से रिलेटेड या क्लोज्ड जो एरिया एलिमेंट है डीए उसका मान लगभग 0 के इक्वल होता है क्लोज पाथ के अंदर। सो वी कैन से दैट सरफेस इंटीग्रल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्ल ए डीए। तो क्लोज पाथ इंटीग्रल, क्लोज पाथ क्यों? क्योंकि सी अपने पास क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ इंटीग्रल ए डॉट डीएल का मान होता है सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए डीए के इक्वल। और जो आपके पास क्या कहलाती है, स्टोक्स थ्योरम कहलाती है या स्टोक्स प्रमेय कहलाती है। आज का टॉपिक अपना यहीं पर खत्म होता है, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।